जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी ठीक हो आप सभी? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अमित। क्या चल रहा है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने भाई कहाँ तक अच्छे किया हैं था? सर। चलिए अच्छा ही चाहिए भाई। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? 153 बी है ना, राष्ट्रीय अखंडता और प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन और प्रख्यान के बारे में हमने बात की थी। जी सर। जी इससे आगे सेक्शन 155, 56, इसमें 57 देख लेते हैं। 157 कह रहा है हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल आवाज असेंबली। बहुत स्लो आ रही है। जी आवाज़ स्लो आ रही है? वॉइस स्लो है सर ये। सभी को स्लो आ रही है या शोभित को ही स्लो आ रही है भाई? नहीं सर, हमें सुनाई दे रहा था। नहीं आ रही है। शोभित आपकी तरफ कुछ नेटवर्क इशू है? क्लियर है सर। एक बार आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करें। मैंने तो अभी ज्वाइन किया है सर। नहीं ज्वाइन तो किया लेकिन वो सही ज्वाइन नहीं हो पाए आप, मुझे लग रहा है आवाज़ कम आ रही है तो। जी देखते हैं 157 क्या कह रहा है। ये कह रहा है हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation or charge or under his control any persons, knowing that such persons have been hired, engaged or employed or are about to be hired, engaged or employed to join or become members of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। कौन 157 सा सेक्शन है सर ये? ये 157 देख रहे हैं हम, 157। ठीक है, ये कह रहा है कि विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को अगर कोई हार्बर देगा, संश्रय देगा, तो वो यहाँ 157 में उसके लिए सजा का प्रबंध किया गया है। और ये कह रहा है कि जो कोई अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाओं में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए, वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं, या भाड़े पर लाए जाने, वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं, संश्रय देगा, आने देगा या सम्मिलित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 157 कह रहा है भाई। समझ आया 157 कुछ? कल्पना, देखिए ये हार्बर को मना कर रहा है और विधि विरुद्ध जमाओं के लिए, विधि विरुद्ध जमाओ हमने किस धारा में पढ़ा है फिरोज? विधि विरुद्ध जमाओ हमने किस धारा में पढ़ा है आईपीसी की? सर 141। बहुत बढ़िया। कितने प्रकार बताए हैं कल्पना चौहान 141 में? किसी जमाओ को विधि विरुद्ध जमाओ होने के लिए कितने तरीके हैं, कितने प्रकार से, वहाँ कितने खंड हैं 141 के जिसमें बताया गया है? कल्पना, सर 3 3? तुक्का मार रहे हो? सर 5 है सर। 5 खंड हैं कल्पना। देखिए आप लोग रिवीजन किया करो भाई। हाँ क्या कह रहे हो? जी, तो ये हार्बरिंग को
दंडित करने के लिए प्रावधान है। और हार्बरिंग किन व्यक्तियों का हो रहा है? जो कि विधि विरुद्ध जमाओं के लिए लाए गए हों, वचनबद्ध किए गए हों, नियोजित किए गए हों, भाड़े पर लाने का क्या, किराए पे बुला लिए लोग कि वे दिहाड़ी देंगे आपको 500-500 रुपये की, आ जाओ, है ना, समझे? जैसे कश्मीर में पत्थरबाज बुलाए हाँ जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ ऐसा ही प्रोग्राम कुछ चलता था, 500-500 रुपये। अब तो काफ़ी दिनों से कुछ ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि कोई पत्थरबाजी वगैरह कुछ हुई हो, सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है सर, संशय तो 52A में आ गया, ये संशय देना। हाँ, वो तो उनको 52 यानी कि अपने वहाँ पे 52 में तो संशय को परिभाषित किया गया है अमित। वहाँ तो बताया गया है कि संशय हम किसे कहते हैं। अब जहाँ भी आपको संशय शब्द मिलेगा तो आपको 52A से ही, अगर संशय पे आपको कुछ संशय है कि संशय होता क्या है, तो उसके लिए आपको 52A की सेवाएं लेनी पड़ेगी। और सामान्यतः संशय में पति और पत्नी को छूट है, लेकिन 2 धाराएं याद रखना, इस पर सवाल पूछा जा सकता है, धारा 130 और 157। इन दोनों धाराओं के लिए पति पत्नी को भी छूट नहीं है, ये एक्सेप्शन है उसके, समझे? 158 देख लेते हैं। 158 कह रहा, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और राइट। ये उनके लिए है जो हायर्ड हो रहे हैं, बीइंग हायर्ड, विधि विरुद्ध जमाओ या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। तो ये जैसा अभी शोभित ने बताया कि पत्थरबाज जो थे, ये उन पर लागू होगी जो उनको भाड़े पे जो खुद भाड़े पे जा रहे हैं, भाड़े के लिए अवेलेबल हैं। ये कह रहा है, whoever is engaged or hired or offers or attempts to be hired or engaged to do or assist in doing any of the acts specified in section 141 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। ये कह रहा है कि विधि विरुद्ध जमाओ या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, जो कोई धारा 141 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लिया जाएगा या भाड़े पर लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने के लिए अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसका जो सेकंड पैराग्राफ है 158 का, ये कह रहा है कि अगर सशस्त्र आप हैं तब अवस्था कुछ और हो जाएगी और सज़ा का मान बढ़ जाएगा। 158 के पहले पार्ट में तो आप जो है सशस्त्र नहीं हैं। यहाँ अगर आप or to go armed and whoever being so engaged or hired as aforesaid goes armed or engaged for offers to go armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो अगर सशस्त्र आप जा रहे हैं ऐसे राइट में, दंगा ऐसे उसमें विधि विरुद्ध जमाओ के लिए, असेंबली में शामिल होने के लिए, तब आपको सज़ा जो है नॉर्मली तो 6 माह की सज़ा बताई गई है, लेकिन यदि आप आर्म्ड जा रहे हैं, सशस्त्र जा रहे हैं, ऐसे हथियारों के साथ जा रहे हैं जिनसे मृत्यु करना संभावित हो, तब ऐसी अवस्था में सज़ा का मान 4 गुना तक बढ़ जाएगा। वहाँ 6 माह है, यहाँ 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एनु, समझ आ रहा है एनु? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो अब अगला सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे 159 एफरे, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है भाई। अक्सर आपको प्रीलिम्स में दंगे के ऊपर सवाल, मतलब कि आप ये मान के चलिए कि
आप अगर 10 एग्ज़ाम देते हैं तो 5-6 में आपको दंगे का सवाल ज़रूर मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अक्सर तो ये धारा पूछता है, इसकी दंगे की धारा बताइए, तो 159 आपको वहाँ टिक करना है। 159 में दंगा बताया गया है। अब दंगा होता क्या है, एफरे होता क्या है, ये 159 बता रहा है। इसका जो है ये डेफिनेशन क्लॉज है, ये कह रहा है व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, तो यानी कि मिनिमम 2 व्यक्ति जरूरी हैं दंगा करने के लिए, अकेला व्यक्ति दंगा नहीं कर सकता। ठीक है। 2 और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, दे आर सेड टू कमिट एन एफ्रे। वैसे तो दंगा शब्द आपने घर में भी बहुत सुना होगा, बच्चे अगर उधम मचा रहे हैं तो उनको बोलते हैं दंगा मत करो, सामान्य भाषा में। लेकिन जो कानूनी भाषा है, दंगे के लिए आपको एक तो पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 से अधिक हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए। और कह रहा है बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस, तो आप अपने घर के अंदर दंगा नहीं कर सकते। दंगा करने के लिए आपको सार्वजनिक स्थल पर होना चाहिए। दंगा करने के लिए आपको पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए, अपने घर के अंदर आप दंगा नहीं कर सकते। और एक बात और अति महत्वपूर्ण है कि दंगे में मारपीट होना जरूरी है। मारपीट होने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से जो 2 व्यक्ति हैं ना, एक पीट रहा हो और एक पीट रहा हो, वो कह रहा है कि फाइटिंग जो है वो दोनों तरफ से, वो भी गुस्से मुक्के लात मार रहा है और वो भी मार रहा है एक दूसरा, मतलब चाहे वो कम मार रहा है एक, लेकिन ये इसकी शर्त ये है कि वो फाइटिंग कर रहे हो। देखिए फाइटिंग तो तभी होगी ना जब 2 लोग लड़ेंगे आपस में, फाइटिंग शब्द तो तभी आएगा ना। अकेला एक पिट रहा है दूसरा पीट रहा है तो बीटिंग शब्द आएगा, वहाँ फाइटिंग शब्द नहीं आएगा। तो फाइटिंग का मतलब है कि दोनों पक्ष, जो मिनिमम 2 मेंबर्स नेसेसरी हैं दंगा के लिए, उन दोनों में मारपीट होना आवश्यक है। दंगे की ये परिभाषा आपको समझ आई भाई? उससे डिस्टरबेंस भी होना चाहिए। जी सर। हाँ, पब्लिक पीस को डिस्टरबेंस भी होना चाहिए। अरे ब्रदर, वो तो जब आप तो पर्सनली रह जाएगा तो। जब पब्लिक प्लेस में आप मारपीट करोगे तो नेचुरल सी बात है कि शांति तो भंग हो ही जाएगी, है ना। नहीं, जैसे कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है मार्केट में मिले पब्लिक प्लेस पे, और हम आपस में फाइटिंग हुई हमारी, उसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा, तो इससे पब्लिक पीस तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना सर। नहीं, पब्लिक पीस तो अपना आप डिस्टर्ब हो जाएगा। आप चौराहे पे लड़के देखना जाके अमित को लेके जाना कल, और किसी जब लड़ाई होती है तो लोग पब्लिक इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए, नहीं तो शांति वीडियो भंग- बनाने के लिए। हाँ, वीडियो बन रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें सर ये मतलब इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होगा कि डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। हाँ, ये जैसे तो एनएसए लगाया जाता है, मैं एनएसए की बहुत सारी रूलिंग्स देखता हूँ, हाई कोर्ट बार बार यही बात कह रहा है कि जब तक पब्लिक पीस डिस्टर्ब नहीं है वो पर्सनल झगड़े में आएगा, हाँ, तो पब्लिक पीस, आपस की मारपीट। वो बात आपकी जायज़ है, लेकिन जब एक सार्वजनिक स्थल पर आप 2 लोग मारपीट करेंगे, मतलब झगड़े का पर्पज कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगा। पब्लिक पीस का मतलब क्या है कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ जाए। हाँ, मतलब उसको डिस्टर्ब करने वाला। हाँ, निश्चित सी बात है, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस साफ साफ लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, ठीक है ना। तो लोक शांति में विघ्न तो देखो पड़ ही जाता है। 2 व्यक्ति अगर कहीं सार्वजनिक स्थल पर लड़ रहे हैं तो जो एक शांति व्यवस्था वहाँ बनी होती है वो हजूम जुड़ जाता है लोगों का यार। खड़े होके लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, ट्रैफिक हो जाता है जाम, है ना। तो एक तरह से जो शांतिपूर्ण माहौल था उसमें विघ्न तो पड़ गया ना। जी, अब आप कितने स्तर को विघ्न मान रहे हैं वो आपका अपना व्यू है कि आप कितने लेवल तक जब शांति भंग को आप कब मानेंगे, क्यों? जी जी सर। चलिए, 159 आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, समझना है। एक तो इसकी धारा बहुत बार पूछी गई है भाई प्रीलिम्स में, दंगा किस धारा में परिभाषित है, 4 धाराएं दे देंगे, कई बार मिला है ये सवाल हमें, तो इसको ध्यान से थोड़ा याद रखिएगा दंगे को, ठीक है जी।
शिवम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम सिंह प्लीज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो बताइए आप कहाँ से हैं भाई। शिवम, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़? रुचिन कुमार भी जुड़े हैं क्लास में। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। भाई मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या शिवम जी? वो अपने माइक्रोफोन नहीं खोल पा रहे हैं शायद। हाँ, माइक खोलिए आप, माइक का जो निशान बना हुआ है उसको खोलिए और फिर बोलिए। और रुचिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। रुचिन जी आप कहाँ से हैं? रुचिन जी तो क्लास छोड़ के चले गए भाई। ये कुछ लोग तो झांकने आते हैं क्लास में कि देखें भाई क्या हो रहा है। मतलब अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, बता ही दें कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्यों हैं, तो इससे मैं तो नहीं समझता कि कुछ ज़्यादा खतरे वाली बात हो जाएगी इनके लिए। जी चलिए, 160 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे। तो ये ध्यान रखिएगा वैभव सिंह, आई एम फ्रॉम मऊ यूपी। जी वैभव सिंह, वेलकम वेलकम इन आवर क्लास। जी आई थिंक वो तो बता के निकल गए क्लास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफरे की ये बात ध्यान में रखना कि 159 में तो एफरे को परिभाषित किया गया है और 160 में दंडित किया गया है। तो आपसे परिभाषा पूछे तो 159 बताओ, दंड पूछे तो 160 बताओ। यही कन्फ्यूजन वाले कुछ बात पूछता है एग्जामिनर। तो ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे, whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both। तो दंगा करने के लिए जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए जुर्माने के मामले में कई धाराएं तो अब अप्रासंगिक सी होती जा रही हैं, है ना। अब ये 100 रुपये, मुझे तो लगता नहीं कि कभी ये अमेंड हुआ होगा। 100 रुपये जब कभी आईपीसी बनी होगी है तब भी मुझे लगा 100 ही रुपये होगा। और एक धारा है जिसमें सबसे कम जुर्माना है, भाई कौन सी धारा है अमित? आईपीसी में कौन सी धारा है जिसमें सबसे कम सजा है? 10 रुपये शराब पीना। हाँ, शराब पी के पब्लिक प्लेस में हुड़दंग मचाना। हाँ, उसमें 24 घंटे तक का तो कारावास की सजा है और 10 रुपये जुर्माना है। 510 जी, 510। यस, सेक्शन 510 आईपीसी की जो सबसे निम्नतम सजा वाली धारा है वो धारा 510 है, जिसमें किसी व्यक्ति को शराब पीकर सार्वजनिक स्थल पर हुड़दंग मचाने के लिए दंडित किया जाता है। और कितनी सज़ा का प्रावधान है? 24 घंटे तक का तो कारावास है और 10 रुपये की जुर्माना है ना। तो 10 रुपये का जुर्माना देखिए, जब 1860 में आईपीसी बनी थी उस टाइम तो 10 रुपये की वैल्यू थी भाई, है ना। 10 रुपये जिस पे होते थे वो उस टाइम 1860 में बड़ा क्या ना अमीर व्यक्ति माना जाता होगा। और आज की डेट में 10 रुपये का क्या हाल है? 10 लाख मैंने मुझे सर किसी 1 रुपया दिया था अब से करीब 6-7 साल पहले, 1906 का। तो सिक्का जो था वो कॉइन 1 रुपये का था, 1906 का। चांदी का होगा तो पता नहीं, मुझे तो देखने से भी ऐसा लगता है जैसे वो, मतलब मैंने उस दिन के बाद रखा देखा नहीं है, चांदी के जैसा कुछ लगता है। हाँ, चांदी अच्छा है उसका उम्दा। चांदी के सिक्के उस टाइम चलते थे वो मतलब भारी, जो उसको देख के सर ये आपको पता चलेगा, मतलब उसको हाथ में लेके मालूम चलता है कि 1 रुपये की कितनी कीमत रही होगी 1906 में। हाँ, और ये तो 1860 की बात है।
और पीछे चले जाओ। जी जी जी। तो वो कॉइन मतलब जब उसको हाथ में मैंने लिया, उन्होंने दिया, बहुत बुजुर्ग थे वो, तो मैंने कहा भाई इसकी जो हालत बता रही है कॉइन की, इस तरह का ये है, मतलब अभी इतना अट्रैक्टिव है, मतलब उस जमाने में 1 रुपए की बड़ी कीमत रही हाँ होगी मतलब इसका। कि जैसा इसमें वजन है ऐसी इसकी वैल्यू में भी वजन रहा होगा। करीब जी मुझे लग रहा है 50 ग्राम्स उसमें वजन रहा। हाँ, वो पूरा जो तोला होता था ना पहले 12 ग्राम के आसपास का होता था, है ना। आप कह रहे 50 ग्राम वजन है? हाँ 50 नहीं तो मतलब 10 ग्राम का तो नहीं था। 10 ग्राम के तो छोटे कॉइन जो घर में होते हैं सिल्वर के, वो तो मुझे मालूम है, उससे हाँ, कहीं ज्यादा बड़ा था वो, 25-30 ग्राम का कम से कम होगा। इट माइट भी हो सकता है जी। चलिए, आपका यहाँ अध्याय 8 समाप्त हो जाता है भाई आईपीसी का, और हम एंटर करते हैं अध्याय 9 में। ठीक है, ये जो बात करता है ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है हमारा अध्याय 9 आईपीसी का। ठीक है, इनको अध्यायों को भी आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास कीजिए कि पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इस पर आप जितना वर्क करेंगे उतना ही आपको ये याद आएगा। ठीक है ना। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं पीछे से, अध्याय 1 में क्या है एनु? अध्याय 1 आईपीसी का क्या बताता है? कल्पना, हाँ जी सर। अध्याय 1 आईपीसी का क्या बताता है? सर प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात करता है। प्रस्तावना प्रस्तावना है सर, उसमें हाँ। प्रश्न दिया गया है। अध्याय 2 क्या कहता है कल्पना? जनरल। सर साधारण स्पष्टीकरण। अध्याय 3 क्या कहता है फिरोज? सर ध्यान नहीं है अभी। ध्यान नहीं है। अध्याय 3 क्या कहता है अमित? ऑफ पनिशमेंट सर। दंडों के विषय में बात बताता है अध्याय 3। अध्याय 4 शोभित? साधारण स्पष्टीकरण सर। साधारण साधारण अपवाद है। वो स्पष्टीकरण तो 2 में पढ़े हैं हमने। अध्याय 4 बात करता है जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवादों की बात करता है 4 वाला। और 5 वाला जी क्या, सर। 5 वाला क्या कहता है दीप्ति? 5 नंबर क्या? दुष्प्रेरण के विषय में बात करता है। बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, अध्याय 6 क्या कहता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 2 ही सेक्शन है सर। बिल्कुल। और अध्याय 7? सर 6 में तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट दिया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो जो फर्स्ट ए में दी गई है। हाँ, वो तो ए में फाइल है, वो ए में है। थोड़ा क्लियर कर लीजिए। सेक्शन 5A में है भैया वो। सर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आपने 5A पूछा या 6 पूछा। मुझे लगा कि आपने 5A ही पूछा होगा। चलिए चलिए, हो जाता है कई बार। अच्छा, अध्याय 6 क्या कहता है फिर एनो? सर इस ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। राज्य के विरुद्ध अपराध की बात करता है अध्याय राज्य के 6। विरुद्ध अपराध। और अध्याय 7 क्या कहता है कल्पना? सर सेना नौसेना से संबंधित अपराध है। बहुत बढ़िया। फिरोज खान, अध्याय 7 में क्या पढ़ा है हमने? अध्याय 7 एनू आप बताइए, 7 में क्या पढ़ा है हमने? सर लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। बहुत बढ़िया। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 7 में पढ़ा है ना। सर ये तो 8 में है। 7 में क्या पढ़ा है फिर? 8 ही पूछा ना। 8 पूछा है। 7 तो आपने बताया था सर। 7 तो हो गया था, 8 तो पर पूछा। तक 7 पूछ रहे। 8 पूछा है मैंने। कंफ्यूज कर देते हो यार कई बार तुम मुझे भी।
मुझे लगता है कि मैंने कृष्णा जी साथ आपने ही बताया था। 7 तो आप नहीं बताया था, आपने तो सर कहा था कि 7 बताओ फिर से। 7 आपने बताया, फिर 8 मैंने पूछा कि इन्हें 8 बताओ। चलिए अब हम अध्याय 9 देख रहे हैं और अध्याय 9 बात कर रहा है ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट कौन सी धारा में पढ़ा है हमने दीप्ति? 21। 221 में। जब मैं बाई नेम पूछता हूं तो थोड़ा होल्ड किया करो, जिस व्यक्ति का नाम लेता हूं उसे अवसर दिया करो, जब वो सॉरी पास सर, मुझे तो बाद में आई आपकी आवाज। जब वो पास कर दे तब आगे जो भी सज्जन बताना चाहे। चलिए अच्छी बात है। गौरव कुमार जी क्लास से जुड़े हुए हैं। गौरव जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गौरव जी कहाँ से हैं आप भैया? हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गौरव जी, कहाँ से हो? जी मैं बलिया से हूँ, यूपी से। बलिया यूपी। जी सर। चलिए आपका स्वागत है भाई क्लास में। थैंक यू सर। जी काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं। एक्चुअली मैंने अपनी क्लास के विषय में ऐड चलाया हुआ है फेसबुक पे, आप लोगों को भी शायद दिखता होगा वो, तो उससे इंक्वायरीज यस सर। तो काफ़ी आ रही हैं, लेकिन अभी वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है क्लास मेंबर्स के रूप में। हो जाएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और फिर कई लोग तो ये पूछते हैं सर आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कहा भाई मैं मजाक क्यों करूँगा। बोले जी 1000 रुपये में पढ़ा रहे हो आप, न्यायिक सेवा की तैयारी करा रहे हो, कुछ बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि सर अगर ये अवेलेबल भी है तो सर 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट है। अगर 1000 में अवेलेबल है भी तो सारे सब्जेक्ट्स 1000 में अवेलेबल कहीं भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। देखिए हम लोग तो एक तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है लोग, वो भी पढ़ सकें, तैयारी कर सकें। बाकी एक मैडम का फ़ोन आया, उन्होंने तो स्पेसिफिकली पूछा कि सर कहीं प्रैंक तो नहीं किया हुआ आपने? मैंने कहा नहीं भाई प्रैंक नहीं किया हुआ है, ओरिजिनल है जी। सर एक दिन आपका साम्राज्य दूर दूर तक जल्दी ही फैल जाएगा। साम्राज्य चलिए धन्यवाद आपका इतना बड़ा शब्द यूज करने के लिए जी। अच्छी चीज को टाइम लगता है, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है, वो फैलेगी जरूर। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं, और सबसे बड़ी हम लोग जो कोशिश करते हैं कि हम हमारी जो टाइमिंग है ना, वो हम चाहते हैं कि समय से आप लोग भी आएँ, हम भी आएँ जी। भानु प्रताप जी क्लास से जुड़े हैं जी। भानु जी वेलकम। जी चलिए। जी सर। हाँ कैसे हैं आप? जी ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर चलिए आपकी क्लास नहीं हो पाती है डेली व्यस्तता के कारण। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सेक्शन 166 देखते हैं। ये कह रहा है कि पब्लिक, हाँ जी जी अमित कुछ कह रहे हो? भानु जी माइक ऑफ कर लीजिए, आपका माइक ऑन रह गया। आवाज नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही है? नहीं सर क्लियर आ रही है आवाज तो। और किसको दिक्कत है मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है? अमित की शिकायत आई है आवाज़ के विषय में। एनु कुलदीप, अमित जी के एंड पर होगी सर कोई इशू। हाँ अमित जी आप देखो एक बार नहीं थोड़ा। अब ठीक आ रही है सर, तब आ रही थी डिस्टरबेंस। आज थोड़ा मौसम भी गड़बड़ है भाई, डिस्टरबेंस था। आज मौसम भी गड़बड़ है, और ख़राब मौसम में ये नेटवर्क भी इशू हो जाता है कई बार, है ना। हमारी तरफ थोड़ा अभी बारिश वारिश सी का मौसम बना हुआ है, बादल बादल हो रखे हैं जी। तो 166 को देखते हैं क्या कहता है। 166 पब्लिक सर्वेंट डिसोबोइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। ठीक है, विधि की अवज्ञा शब्द तो आप सभी समझते होंगे आई थिंक। देखिए ओबे का मतलब क्या है? योर ओबीडियंट
आज्ञाकारी हम लोग पढ़ते थे ना। आज्ञाकारी होना सर। हाँ, आज्ञाकारी। जब हम लोग स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखते थे तो क्या लिखते थे नीचे, योर ओबीडियंट। योर ओबीडियंटली। हाँ, आपका आज्ञाकारी छात्र। और कुछ बच्चों को तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता था सर, मैं बैंक में था एक दिन, बेचारा एक आया और स्कूल उसका पास में ही था, उसने सारा एप्लीकेशन बैंक मैनेजर को लिख कर लास्ट में लिखा योर ओबीडियंटली। हाँ, वो एक योर ओबीडियंटली पीपल। वो एक मतलब कि बना रहता है ना सिस्टम। जैसे हम लोग कोई एड्रेस लिखते हैं ना, तो एड्रेस में हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेट होता है हमारे दिमाग में। तो कई बार हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस लिखते हुए भी अगर फ्लो में लिख रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर लिख देते हैं। तो ये क्योंकि एक हमारा हाथ सेट हुआ रहता है किसी चीज़ पे। तो ये कह रहा है भाई, हु एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause or knowing it to be likely that he will by such disobedience cause injury to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। देखिए, लोक सेवक का कार्य क्या होता है कि भाई वो अपने जो विधि कानून से वो ज़्यादा बंधा हुआ रहता है। तो वो कह रहा है 166 के जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा है 166। इलस्ट्रेशन भी इसने दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन कह रहा है, ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन in order to satisfy a decree pronounced in Jed's favor by a court of justice, knowingly disobeys that direction of law with the knowledge that he is likely thereby to cause injury to Jed. A has committed the offence defined in this section. ये कह रहा है कि जो एक ऑफिसर है और न्यायालय के द्वारा यह के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है। भाई कोई डिक्री हुई और डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है, उस एग्जीक्यूशन में कहा गया किसी ऑफिसर को कि आप जाइए और इस डिक्री के पालन के लिए सच एंड सच संपत्ति जो है वो अटैच कर लीजिए फला व्यक्ति की। तो क्या कह रहा कि संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि तद द्वारा वह यह को क्षति कारित करेगा, जानते हुए विधि के उस निर्देश की अवज्ञा करता है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। समझ आया भाई इलस्ट्रेशन? गौरव कुमार जी, समझ आ रहा है आपको कुछ हमारा बताया हुआ? आप क्लास में शायद पहली बार हैं आज। जी सर, आ रहा है। चलिए तो एनु समझ आ गया आपको इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? जी सर। देखिए जो डिक्री है वो किसके पक्ष में है? यह के पक्ष में है, यह के पक्ष में है ना। और यह के पक्ष में अगर डिक्री का अनुपालन नहीं वो अधिकारी करता है जिसको डायरेक्शन दी है कोर्ट ने, तो उससे क्या होगा? उससे यह को क्षति होगी। भाई यह को जो मिलने वाला डिक्री के अनुपालन में उसे कुछ मिलने वाला है, संपत्ति मिलनी है या व्हाट्सोएवर जो भी आदेश हुआ है, वो जो लोक सेवक है वो उसको नहीं कर रहा है, डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, यानी कि डायरेक्शन को वो डिसओबे कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो लोक सेवक है वो लोक सेवक 166 के अधीन बताया गया अपराध कर रहा है।
इज दैट ओके? इसमें मान लीजिए सर, जैसे किसी को हैंडकफ के लिए ऑर्डर किया कोर्ट ने कि हैंडकफ ना किया जाए, इसको सिंपली लाया जाए, जैसे हमारे यूपी में सभी को हैंडकफ करके लाते हैं, और फिर भी अगर वो लाता है तो हाँ। यही उसका ऑफेंस बनेगा ना सर? बिल्कुल, उसमें उसको क्षति क्या हो रही है? यदि हैंडकप आप किसी को करेंगे तो उसको क्षति क्या हो रही है? आप उसकी मतलब वो हो रही है सर, क्या बोलते हैं उसको, ख्याति। भाई ख्याति को क्षति पहुंच रही ना। वहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, हाँ, वो तो कम से कम सर उसको डैमेज हो रहा है, उसकी इमेज को, उसकी रेपुटेशन। क्षति हमने आईपीसी की किस धारा में पढ़ा है कल्पना? सर 44। भाई वाह, बहुत बढ़िया। आजकल कल्पना बड़े अच्छे जवाब दे रही हैं। और कितने प्रकार की क्षति बताई गई है 44 में एनु? सर 4 टाइप की है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया है। देखिए, ये धारा तो मैंने आपको इतने अच्छे से बताई हुई है कि 2 चौके हैं 44 में, है ना, और 4 ही प्रकार की क्षति है 44 में। तो इसको इस प्रकार से आप देखिए, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, आप रट्टे मत मारो मेरी क्लास में, आप समझने का प्रयास करो, क्योंकि रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। और जब आप कंसेप्ट को ग्रहण करोगे, कंसेप्ट को समझोगे, तब आपको दूरगामी समझ रहेगी कानून की। और कानून का ज्ञान हमारे लिए हर प्रकार से फलदायी है। आवश्यक नहीं है कि क्लास में उपस्थित सभी लोग जज ही बनेंगे, कुछ लोग वकालत भी करेंगे, तो वहाँ भी आपका कानून का ज्ञान आपकी बात में नज़र आएगा। जब आप तैयार होके जाते हैं ना कोर्ट के समक्ष, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अलग ही लेवल का होता है। और जब आपकी फ़ाइल तैयार नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि फ़ाइल में होना क्या है, फ़ाइल में आपको कहना क्या है, तब आपकी वहाँ टांगे मैंने कांपती हुई देखी हैं, है ना। वो क्यों, वो घबराहट क्यों? क्योंकि यू आर नॉट प्रॉपरली रेडी। तो कानून की जितना ज्ञान आप लोग लेंगे, उतना ही आपके जीवन में आपको फलदायी होगा। ज़रूरी नहीं है कि जजशिप करेंगे तभी आपको कानून की आवश्यकता, वकालत आप करेंगे तो आपको उनसे भी ज़्यादा आवश्यकता है। फिर जो उधर बेंच की साइड बैठे हुए हैं, उनको तो हमारे जैसे 2 विद्वान अधिवक्ता समझा के आ जाएंगे। एक अपनी बात कहेगा, दूसरा अपनी बात कहेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें अपनी बात कहने के लिए अपनी बात में वजन पैदा करना पड़ेगा। और वजन कैसे पैदा होगा बात में? कोई उसमें मतलब कि वजन के बाट थोड़े रखने, उसमें 2 धड़ी 10 धड़ी। अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए, बात में वजन अपने आप पैदा हो जाएगा। क्यों? 166A जी सर। ये अमेंडमेंट 2013 में आया भाई, और 166B का भी जो अमेंडमेंट आया ये 2013 में आया। और कब से लागू है? 3 फरवरी 2013 से लागू है, ठीक है। तो 166A कह रहा है, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, ABC 3 बात बता रहा है 166A, नोइंगली डिसोबेज एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ। सर एक छोटी सी क्वेरी है। हाँ बताओ भाई। ये 166 का ऑफेंस तो हो ही गया आईपीसी का, इसके साथ साथ ये कंटेम्प्ट भी है ना? हाँ, नेचुरल सी बात है कि जब न्यायालय के आदेश की अवहेलना आप कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में आप पे कंटेम्प्ट का भी मामला चल सकता है, है ना। वो तो अलग एक्ट है ना एक। हाँ, इसके साथ साथ मतलब होता है साइमल्टेनियसली चल जाएगा। बट वो इंग्रेडिएंट्स उसके अलग अलग हैं, तो दैट कैन बी प्रोसिक्यूटेड। यहाँ तो आप फौजदारी के लिए लायबल हो जाएंगे। लेकिन अगर जिसके पक्ष में वो आदेश हुआ था, वो वहाँ कहे कि साहब आपके आदेश को तो कोई मान ही नहीं रहा, वहाँ आपकी बात का जो वज़न है वो वज़न ही नहीं पड़ रहा अधिकारी पे, तो फिर वो कंटेम्प्ट में भी तलब कर सकते हैं उसे, है नहीं। Whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation
into an offence or any other matter। 166 ए कह रहा है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है, जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है। ये क्या बात कह रहा है भाई? 166 ए का जो ए है, देखिए एक व्यवस्था बनाई हुई ना कि महिला होगी तो उसको आप फला स्थान पे इस समय नहीं बुलाएंगे, कोई बुजुर्ग होगा तो उसे इस टाइम नहीं बुलाएंगे, इस टाइप की व्यवस्था होती है ना कुछ पेशी के लिए। और वहाँ जो इन्वेस्टिगेटर है वो मान ही नहीं रहा उन्हें डायरेक्शंस को, उनके खिलाफ जा रहा है, तब यहाँ 166 ए एक्शन में आ जाएगा। क्यों शोभित? जी सर। यस सर। है ना। बी knowingly disobeys the knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation। ये कह रहा है कि किसी ऐसी रीति को जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है। क्या कह रहा है? किसी ऐसी रीति की knowingly disobeys the to the prejudice of any person any other direction of the law regulating। मान लीजिए कोई रेगुलेटिंग कोई व्यवस्था बनी हुई है कि आप इन्वेस्टिगेशन को इस प्रकार से करेंगे, एक रेगुलेटरी मामला है, वो उसकी अवज्ञा कर रहा है अधिकारी, तो सेकंड पार्ट 166 ए का बी पार्ट एक्शन में आ जाएगा। क्यों नु? किसी ऐसी रीति की जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है। कहाँ समझे कुलदीप? सर जैसे कि फोर्स यूज कर रहा है वो, और लॉ ने कह रखा है कि यू कैन नॉट यूज फोर्स अनलेस एंड अनटिल द सेम इज रिक्वायर्ड टू अरेस्ट अ पर्सन। बस लेकिन वो ऐसे ही बिना बात के ही मार देते हैं, थर्ड डिग्री यूज कर रहे हैं, वायलेशन कर ही रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि मतलब वहाँ वो थप्पड़ भी मार रहे हैं। जैसे मैं रोक लेता था सर, जब मैं लॉ स्टूडेंट था, किसी रिक्शा वाले को ही मार रहा होता था पुलिस वाला, कि आप किस बिहाफ पे इनको मार रहे हैं, अरेस्ट करना नहीं तो कैसे मार सकते हो? सही बात है। ये बड़ा ये आपने आगे से ऐसा मत करना। क्या क्या नहीं शोभित जी, मैंने सस्पेंड करवाया पहले। पुलिस को चैलेंज करना है। 93 का रिपोर्टेड केस है नाडियाड गुजरात का। उसमें क्या था? एक सीजेएम साहब ने ऐसी हिमाकत की थी, वो दरोगा से उड़ान को पूरी रात पेड़ से बांध कर मारा था थाने में, और सुबह को फोर्सिबली ही वाज फोर्स्ड टू कंज्यूम लिकर, और हुआ ये कि उसको फिर हैंडकफ करके ले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां बिठाया। ब्राह्मण ने सबको बताया ये यहाँ का मजिस्ट्रेटर देखो, हम इसको लाए। वो शायद गुजरात का 10 बजे के बाद उन्हीं के कोर्ट में, गुजरात का मामला था ना, 93 का रिपोर्टेड केस गुजरात। जी जी हाँ जी नाडियाड गुजरात। हाँ गुजरात का। और सुबह को सर उन्हीं के कोर्ट में वो ले आए, वो उन्हीं का खुद का रिमांड मजिस्ट्रेट साहब का। तो मजिस्ट्रेट साहब ये नहीं बता पाए कि मुझे क्यों फॉल्स इम्प्लीकेशन कर रही है पुलिस। तो वो बोले भैया इनका ईगो तो इतना भारी है, रोड पे इनसे मिलो ही मत, रोड पे यही है जो कुछ है। सही बात है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। चलिए देखते हैं। तो मतलब कुलदीप जी बड़ा रिस्क लिया आपने। नहीं शोभित जी, चलो देखिए डिस्कस करेंगे इस बारे में। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं जब भी कभी फाइनल आर्गुमेंट या उस तरह करता हूँ, कहीं दैट इज है ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, या फिर जो भी उसमें दिखाना है पुलिस की ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट हूँ उस तरह से, तो उसमें होता क्या है कि आप कोई भी केस दीजिए, कोर्ट सर ऐसा होता है कि मतलब जुडिशियल ऑफिसर उसको ना थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे ही 4-5 रूलिंग है मेरे पास ऐसी जिसमें जुडिशियली कोई पीटा पुलिस वालों ने ठीक से, मैं सबसे पहले इसे ही देता हूँ। तो एक मजिस्ट्रेट साहब ने मुझसे कहा था जब मैंने बेल आर्ग्यू की थी कि आप ही को क्यों फंसा दिया पुलिस ने,
तो आप ही को क्यों फाल्सली इम्प्लीकेट किया? मैंने कहा सर ये बात तो हमारे सीजेएम साहब नहीं बता पाए थे, उसको कूट दिया। फिर मैंने कहा वो BN अग्रवाल जस्टिस रहे पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने एक पुलिस वाले की बेल खारिज कर दी थी, उन्होंने कोर्ट में ही मारा उस पुलिस वाले ने। तेरी इतनी हिम्मत, हमारा बिल रिजेक्ट करता है। तो फिर उसको जज साहब बड़ा सीरियसली लेते, फिर वो पुलिस का पक्ष नहीं लेते। सही बात है सर। अभी पीछे अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं उनको अरेस्टिंग करते टाइम उनकी गर्दन पे घुटना रख के एक कॉप्स ने उसको कैप्चर कर रखा था, उसमें उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, मर गया था वो। तो इस केस में अमेरिका में बहुत मर गया था, बहुत बवाल हुआ था। तो तब से इनके लिए एक कुछ कंडीशन कर दी गई है कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे। जी जी जी, चलिए इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं। एक और सर मेरे को कंफर्म ही करना है वो, कि जैसे सपोज अगर पुलिस वाला आपको बुलाता है पुलिस स्टेशन में, तो 160 CRPC का नोटिस दिए हुए या 91 CRPC का नोटिस दिए हुए वो आपको बुला नहीं सकता इस तरीके से। तो आप कह सकते हो कि भाई कि क्या मेरे को आपने कोई नोटिस सर्व किया है कि क्यों बुला रहे हैं। बिल्कुल भाई, अगर आपको बुलाना है तो ऑफिशियली नोटिस दीजिए मुझे, है ना। जी। आप मुझे बतौर गवाह बुला रहे हैं तो 160 का नोटिस दो, 162 का नोटिस जाता है शायद उसमें, है ना, और तब बुलाइए मुझे। बट बाकी ये सब बहुत सारी एकेडमिक बातें रह जाती हैं वहाँ, ठीक है सर। यहाँ कह देते हैं। हाँ, चलिए इसका सी पार्ट भी पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं भरत सर क्लास में। अभी आज कोई मैसेज तो नहीं है भाई उनका? जी, कल तो क्लास हुई थी ना भरत की? जी हुई थी सर। जी 10 मिनट हुई थी बस। अच्छा, एक्चुअली उसका 30 तारीख को हम ही थे क्लास में और ये कुलदीप जी थे क्लास में, बस 2 ही लोग थे। तो इनको शायद कहीं जाना था तो क्लास खत्म हो गई थी जल्दी। एक्चुअली यूके का पेपर है उसका 30 तारीख का, देहरादून सेंटर लगा हुआ है। तो चलिए सी देखते हैं। सी कह रहा फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 154 of the Code of Criminal Procedure 1973, 2 of 1974 in relation to cognizable offence punishable under section 326A, section 326B, section 354, section 354B, section 370, section 370A, 76, 376A, 376AB, 376B, section 376C, D, DA, DB एंड E और सेक्शन 509। देखिए स्पेसिफिक धाराएं यहाँ बता दी हैं कि यदि इन धाराओं से संबंधित कोई सूचना उन्हें दी जा रही है और वो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यानी कि उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज नहीं करते हैं। 154 CRPC क्या बात करती है भाई गौरव कुमार? 154 CRPC क्या कहता है? गौरव कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, गौरव कुमार जी नहीं सुन पा रहे हैं शायद मुझे। अमित बताएं। सबसे हाँ 154(1) जो है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट की बात करता है। संज्ञेय मामलों में सूचना दर्ज करती है पुलिस, ठीक है। तो यदि इन धाराओं से संबंधित उसे सूचित किया जाता है और वो सूचना को दर्ज नहीं करते हैं तो 166(1) के अंतर्गत वो जो अधिकारी है जो वैसी रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा है उसको बुक किया जा सकता है। चलिए भरत सर आ गए हैं, बाकी कल देखेंगे बचा हुआ मामला जो भी है, ठीक है ना। सर एक क्वेरी छोटी